हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम हमारी इस महासीरीज श्रृंखला के अंतर्गत आपकी करंट अफेयर को भी कवर कर रहे हैं और इसमें हम डेली न्यूज़पेपर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें डेली न्यूज़पेपर में मुख्य रूप से हम दैनिक जागरण और द हिंदू में यदि कोई महत्वपूर्ण खबर है उसको इसमें हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी बताई जाएगी कि आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, इसलिए आपको लाइव किस तरीके से नोट्स बनाते हैं वो भी आपको इसमें दिखाया जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से ये जो हमारी महासीरीज है दोस्तों, निश्चित रूप से आपको 2023 और 24 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगी। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसके लिए आपको बहुत ही यूजफुल होगी। दोस्तों, आज हम 18 अगस्त 2022 की खबर देखते हैं और इसमें हम दैनिक जागरण की चीज़ें को, दैनिक जागरण अखबार से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेते हैं जो हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पहले इसमें ऊपर एक खबर आई है, अगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे डेफिनेटली, कि चुनावी रेडिया जटिल मुद्दा है, चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये क्या पॉलिटिकल इशू है उसको तो हमें नज़रअंदाज करना है। हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे चुनावी रेडिया, क्या टॉपिक क्या है हमारा? चुनावी रेवड़िया, फ्रीबीज बोलते हैं इनको इंग्लिश में। फ्रीबीज, ये चुनावी जो रेवड़िया है इनका मुद्दा हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि आपसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आएगा कहाँ से? एक तो जीएस 2। पहले जब भी आप कोई खबर पढ़ो तो सबसे पहले आपको पता लगाना चाहिए कि आपके किस पार्ट से जुड़ी हुई है सिलेबस के, और इसके लिए दोस्तों आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के आप न्यूज़पेपर में करंट को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये चुनावी रेवड़ी वाला अगर बात करूँ मैं, तो स्टेट पीसीएस में कई जगह जहाँ पॉलिटी का पार्ट है वहाँ पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये कहाँ पर आएगा? चुनाव प्रणाली से संबंधित है। किसे? चुनाव प्रणाली। और अगर मैं यूपीएससी बात करूँ तो जीएस 2 में ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमें कई चीज़ क्लियर करनी है कि आखिरकार क्या मामला है। सबसे पहले ये रेवड़िया क्या है, चुनावी रेवड़िया क्या होते हैं, कोई भी टॉपिक क्लियर करना है। सबसे पहले चुनावी रेवड़िया क्या है, फिर उसके बाद करना है कि इसका मुद्दा क्या है, ठीक है ना। और जो मुद्दे के बाद एक विवाद है कि ये विवाद क्या है, कि ये पैसे की बर्बादी है, मनी वेस्टिंग है, पैसे की बर्बादी है, या जन कल्याण है, ठीक है ना। तो इन 3-4 चीज़ों पे हम ये चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यदि देखो, ये छोटी सी खबर आई है, इससे हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके डिसीजन हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत, कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल इस पर क्या बोला है वो डिसीजन हम थोड़े से ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे लिए इसमें क्या बात चीज़ें ज़्यादा खाई है। सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है, इसको थोड़ा सा हम स्क्रीनशॉट रख करके आपके नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को। केवल इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अगर हम यहाँ रख देंगे, इसके बाद इस मुद्दे को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो चुनावी जो ये बात करें फ्रीवीज क्या है, यानी कि चुनावी रेडिया क्या है, तो इसकी मैं बात करूँ यदि दोस्तों, आपको सबसे पहले चुनावी रेवड़िया यानी कि चुनाव कोई भी पार्टी द्वारा जो जनता को फ्री में सेवाएं प्रोवाइड करने के जो वादे किए जाते हैं, जनता को फ्री में सेवा उपलब्ध करवाने के वादे जो सामान्यतः चुनाव पूर्व होते हैं, चुनाव पूर्व यानी कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव लड़ने के एजेंडे के रूप में जो मुख्य रूप से जनता को फ्री की सेवाएं उपलब्ध करवाने का जो वचन दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं चुनाव रैलियां। और जैसे आपने एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल देखें दोस्तों, यदि हम इनका एग्जांपल देखें, आपने सुना होगा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात मैं करूं तो जैसे किसान लोन माफ़ करना, जैसे एक चीज़ में और आ गई
इसके अलावा फ्री में लैपटॉप वितरण, साइकिल, टीवी वितरण, आपने सुना होगा। जैसे साइकिल वितरण हो रहा है यूपी में, यूपी विधानसभा, यूपी में साइकिल वितरण हुआ, राजस्थान में लैपटॉप वितरण हुआ, ठीक है ना, टीवी वितरण हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बिजली फ्री, दिल्ली में जो केजरीवाल जी के द्वारा दी जा रही बिजली फ्री। हम दोस्तों यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कैसी चीज़ें को कितना अच्छी भी है ये चीज़ें, कितनी बुरी है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसमें से कई चीज़ें हैं, ये होती है प्रीवीज। प्रीवीज का मतलब है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को मुफ्त की जो सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है उन्हें बोलते हैं फ्रीवीज। इसके अलावा दोस्तों ये एक फ्रीवीज है। अभी मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा ये चल रहा है कि अगर हम मुद्दे की बात करें तो दोस्तों मुद्दा इसमें यह है कि यदि हम फ्रीवीज प्रोवाइड करवाते हैं तो एक तो ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टियां 5 साल सत्ता में रही, काम कुछ नहीं किया, लेकिन वो चुनाव से पहले लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप देती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हथकंडी यूज करती है। और वो चीज़ें किस में से प्रोवाइड करवाती है? वो सरकार राजकोषीय फंड में से प्रोवाइड करवाती है, वो सरकार को राजकोषीय घाटे की ओर ले जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सभी को, मतलब कोई पार्टी चुनाव में लड़ रही है कि हम सबको टीवी फ्री में देंगे। तो इस प्रकार से चुनाव है, वो चुनाव मुख्य रूप से होना चाहिए कि बिना किसी लोभ और लालच के कोई व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करे, लेकिन फ्रीवीज के माध्यम से वो व्यक्ति लोभ और लालच में आ जाता है। इसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ये प्रभावित करता है। तो एक तो दिक्कत इसका क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव प्रणाली है उसको पूरी तरह प्रभावित करता है। दूसरा दोस्तों ये राजकोषीय घाटा को बढ़ाता है। और इसीलिए हाल फिलहाल में जो फाइनेंस कमीशन है उसने बोला है कि बहुत सारे राज्य है और बहुत सारे राज्य राजकोषीय घाटे की ओर जा रहे हैं। राजकोषीय घाटा उनका बहुत बड़ा है, घाटा बढ़ रहा है। और उसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे बात करेंगे एग्जाम्पल, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु, साउथ के राज्य वो फ्रीवीज में भी काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो वो हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ कि फ्रीवीज का मुद्दा क्या है, तो एक तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है, अर्थात लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित करता है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। तीसरा ये एक तरह से दोस्तों पक्षपात पूर्ण हो जाता है। तीसरा इसमें क्या है? तीसरा यह है कि टैक्स, बोलते हैं कि टैक्स पेयर है, उन टैक्स पेयर के साथ धोखा। भाई जो सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? टैक्स पेयर के पास से। टैक्स पेयर क्या आता है? सरकार को पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, और उनका उद्देश्य है कि सरकार उनके विकास में खर्च करे। लेकिन कोई चुनावी वादा की वजह से सरकार उन पैसों को इस प्रकार से फ्री में मतलब खर्च कर देती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनके लिए एक बड़ी धोखे वाली बात हो जाती है, उनके साथ धोखा हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रीवीज एक बड़ा मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है कि ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, ये इकोनॉमी के विरुद्ध हो जाता है, और इसलिए ये चीज़ें चल रही। लेकिन दोस्तों कि ये बात तो सही है कि फ्रीवीज के कुछ मुद्दे तो है, लेकिन आप ये बताओ कि जो कि हम भारत क्या है, भारत एक, अब इसके थोड़े से सकारात्मक पक्ष हम देखते हैं। सकारात्मक पक्ष जो विवाद मुख्य रूप से खड़ा हुआ है, उस विवाद का ही एक पहले विवाद क्या है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पैसा की बर्बादी है। एक पक्ष के लोग तो ये बोल रहे हैं, दूसरे लोगों का मानना है कि ये जन कल्याण है। दोस्तों पैसे की बर्बादी तो मैंने आपको बताई दी, ऊपर आपने 3 पॉइंट देखे होंगे, उसमें पैसे की बर्बादी आ गई। मुद्दा यह है कि वेलफेयर कैसे। तो दोस्तों चूंकि अगर हम भारत की बात करें, भारत क्या एक जन कल्याणकारी स्टेट है। यदि आपने भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 पढ़ा है, तो आर्टिकल 38 में लिखा है
कि इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट यानी भारत का एक जन कल्याणकारी राज्य। और वेलफेयर स्टेट का अर्थ ये, इसका अर्थ अगर हम बात करें तो दोस्तों वेलफेयर स्टेट का अर्थ यह है कि राज्य समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करेगा। यही जन कल्याणकारी स्टेट है। तो चूंकि भारत एक जन कल्याणकारी स्टेट है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में, कि भाई भारत एक जन कल्याणकारी स्टेट है और जन कल्याणकारी स्टेट होने की वजह से भारत का मुख्य उद्देश्य है कि वो समाज के वंचित वर्गों का कल्याण करें। और इसलिए वंचित वर्गों का कल्याण करने के लिए ही समाज के वंचित वर्गों को फ्रीबीज दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पेंशन, गरीबों को पेंशन दी जा रही है, LPG सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है, ठीक है ना, और इसके अलावा बिजली फ्री। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फ्रीबीज जो दी जाती है ये संविधान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि संविधान में खुद लिखा हुआ है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि समाज में असमानता है, ये किसके दूर काम करेगी? असमानता को दूर करेगी। ठीक है, तो दोस्तों एक तो पहला है कि संविधान जन कल्याण का राज्य के लिए जरूरी है, दूसरा असमानता को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप संविधान का आर्टिकल 39 भी देखेंगे, आर्टिकल 38 एंड 39, तो इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि राज्य उस प्रकार से अपनी संपत्ति का वितरण करेगा जिससे असमानता कम हो। तो फ्रीबीज के माध्यम से असमानताएं कम होती है, क्योंकि जो टैक्स पेयर जो रुपया देते हैं उस रुपया का जन कल्याण में यूज करने के लिए मुख्य रूप से फ्रीबीज का यूज किया जाता है। इस आधार पर फ्रीबीज एक मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों आपके समझ में दो चीज़ आ गई होंगी। देखो, जब भी आप किसी टॉपिक पे बात करते हो तो उसके दोनों पहलुओं को देखो। तो हमने दोनों पहलू देखी कि किस प्रकार से फ्रीबीज हमारे संविधान, हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है, लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से ये हमारे जन कल्याणकारी स्टेट के लिए जरूरी है। परंतु यदि दोस्तों अगर आपको सजेशन दिया जाए इसका, ये फ्रीबीज का अगर सजेशन दिया जाए फ्रीबीज पे, तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों फ्रीबीज का अगर दिया जाए तो पहली बात, फ्रीबीज को क्या होती है, ये तार्किक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। तार्किक होने का मतलब है कि फ्रीबीज दो लेकिन उनका कुछ आउटपुट निकले। जैसे यदि आप व्यक्तियों को टीवी दे रहे हो, तो टीवी किसी गरीब के कल्याण के लिए ज़रूरी नहीं है। टीवी, लैपटॉप, ये किसी लैपटॉप तो हो सकता है कि एजुकेशन के लिए ज़रूर, लेकिन टीवी देना या इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ये मुख्य रूप से कल्याण ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लोगों को फ्री में एजुकेशन, ठीक है ना, फ्री, इसके अलावा फ्री हेल्थ सुविधा, ठीक है, इसके अलावा लोगों को फ्री में, इसके अलावा लोगों को फ्री हाउस, गरीबों को हाउस प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, उनको फ्री स्किल डेवलपमेंट करो, ठीक है, ये चीज़ें करो ताकि उनका विकास हो सके, गरीबी दूर हो सके। तो ठीक है कि देखो, ये जो चीज़ें दी जा रही है जन कल्याण के लिए, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, ये योजना तो अच्छी है, परंतु ये योजना रीजनेबल होनी चाहिए। ये योजना चुनावों से पहले चुनावी मुद्दे के रूप में शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर सरकार को, हर पार्टी को अपने एजेंडे के रूप में इनका यूज करते हुए जब वो सत्ता में रहे तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करें, तब जाकर के ये मुद्दा सुलझ सकता है। और इसको थोड़ा बहुत इसका स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी इसको मना कर दिया। चुनाव आयोग ने बोला कि चूंकि चुनाव प्रणाली का भाग है इसलिए हम भाग नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा अपन को इतना समझना है, आपको थोड़ा सा, ये फ्रीबीज क्या है, ये इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आपको चीज़ें देनी है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये GS2 का जुड़ा हुआ टॉपिक था, इसलिए हमने इसको डिस्कशन किया। तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। करंट में आया तो छोटा सा था, लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक नया एजुकेशन को लेकर के एक नई चीज़ आ रही है। आपने सुना होगा PM श्री स्कूल, PM श्री स्कूल। तो दोस्तों एजुकेशन को ज़्यादा, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, और इस एजुकेशन में, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने फोकस किया था गुणवत्ता
पूर्ण एजुकेशन पे, यानी क्वालिटी एजुकेशन पर हमने क्या किया, फोकस किया। और ऐसी क्वालिटी एजुकेशन फोकस करते हुए हमने एजुकेशन की जो नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने हेतु पीएम श्री स्कूल की घोषणा की जा रही है और पीएम श्री स्कूल को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये आपके जीएस फर्स्ट में सोशल इशू वाले टॉपिक में है। इसके अलावा ये ऐसे में आपको एग्जाम्पल के रूप में काम आ सकता है कि यदि कोई एजुकेशन को लेकर के आपका कोई ऐसे आता है कि भारत में किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि पीएम श्री स्कूल है वो उनको एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, उनको स्थापित किया जा रहा है, जो क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन है, एजुकेशन इसको बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों ये आखिरकार अब है क्या ये, तो पीएम श्री स्कूल की अगर बात करें तो क्या है दोस्तों, ये मुख्य रूप से क्या है कि जो स्कूल है, जो पहले से ही गवर्नमेंट स्कूल है, उनका क्या किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि उनको किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है ना। अपग्रेड कैसे किया जाएगा कि जो स्कूल है उनकी टीचिंग फैकल्टी को एक्सपर्ट किया जाएगा, उनमें इंफ्रा डिजिटल इंफ्रा, कैसा डिजिटल इंफ्रा, कैसा टॉयलेट युक्त, टॉयलेट भी होगी, वॉशरूम, लाइब्रेरी, डिजिटल बोर्ड, इस प्रकार से मुख्य रूप से डिजिटल बोर्ड यानी कि उनके इंफ्रा डिजिटल। इसके अलावा उसके स्किल डेवलपमेंट हेतु विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरी लैब, यानी कि जो स्कूल है इसमें यही बात बोली गई है कि देखो स्कूलों में मुख्य रूप से जो एक शिक्षक है उन शिक्षकों की स्थिति को, शिक्षकों की परफॉर्मेंस को सुधारा जाएगा, मुख्य रूप से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए उन पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल की जो इंफ्रा है उसको डिजिटल किया जाएगा। इस तरीके से ये पीएम श्री स्कूल योजना लाई जा रही है। और पीएम श्री स्कूल में क्या होगा कि नए स्कूल स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि जो पहले से दोस्तों स्कूल है उन्हीं स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, उन्हीं को अपडेट किया जाएगा। इसी की ये बात चल रही है। और इस अपग्रेडेशन के लिए दोस्तों सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, ध्यान रखना। लेकिन इनका इम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, इसकी अगर बात करेंगे तो इसका व्यय की अगर हम बात करेंगे तो व्यय ये होगा कि व्यय करेगा कौन, केंद्र सरकार, और दूसरी बात इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से एक खबर है जो मुख्य रूप से इसमें काम किया जा रहा है। इसमें देश भर के 15,000 स्कूलों को, कितने को, 15,000 स्कूलों को कवर किया जाएगा। स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से प्री से लेकर के 12th तक के स्कूलों को शामिल किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए। अगले खबर पूछ रहे हैं आप कि रूस से तेल खरीद पर यूक्रेन नाराज। देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक है रूस से तेल खरीद। अभी आपको पता है कि यूक्रेन रूस में विवाद चला था और इसके बाद भारत ने, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भारत पर दबाव आया कि भारत तेल नहीं खरीदे। उसके बावजूद भी भारत रसिया से तेल खरीद रहा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक पहले तो कहाँ काम आएगा आपके, तो ये टॉपिक काम आएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। आपके कहाँ काम आएगा, GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आएगा इसमें काम इंडिया एंड रूस, कहाँ पर, इंडिया एंड रसिया रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो उसमें काम आएगा। दोस्तों मुद्दा क्या है कि देखो, एक तो आप छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में छोटी सी जानकारी देता हूँ। हालांकि हम इसको लेकर के जो हमारा महासीरीज चल रही है उसमें इसको लेकर के आपको बेसिक से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक देश अपने हितों की
पूर्ति चाहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अगर बात करें हम वर्ल्ड मार्केट में, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, अगर बात करें हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत क्या बढ़ रही है, बढ़ गई है। और ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से आपको पता है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ गया। अब भारत चाहता है कि भाई उसको सस्ता तेल मिल जाए, तो रसिया का जो तेल था उसको यूरोप ने खरीदना थोड़ा कम कर दिया, पश्चिम की दुनिया ने खरीदना कम कर दिया। इसलिए रसिया के पास भी मुख्य रूप से मार्केट नहीं बचा, क्योंकि दोस्तों रसिया की पूरी इकोनॉमी तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। तो रसिया को इनकम के लिए तेल का कोई मांग करने वाला चाहिए, और दूसरी ओर भारत को चाहिए सस्ता तेल। तो रसिया ने भारत के समक्ष एक ऑफर दिया कि भाई हम आपको मार्केट में यदि 100 रुपये का तेल मिल रहा है तो हम आपको 70 रुपये का तेल दे देंगे। ऐसे करके, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि उसने बोला कि हम मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल मिल रहा है उससे कम कीमत पर आपको हम ऑयल दे देंगे, तो ऑब्वियसली भारत उस पर खरीदेगा। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा हर देश अपने हितों की प्राप्ति करना चाहता है, और इसलिए भारत ने रसिया से इसमें तेल का आयात कंटिन्यू रखा, ये बात बोली है। और जयशंकर ने एक बात बोली है कि भाई हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसा नहीं है कि हम यूक्रेन के विरुद्ध जा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई रसिया से तेल खरीदना हमारे लिए सस्ता हो रहा है, और इसलिए हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। और दोस्तों इसका फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो भारत फरवरी, अगर एक फैक्ट देखें, फरवरी 2022 तक रूस से संपूर्ण ऑयल इंपोर्ट आयात का लगभग 2% तेल आयात करता था, परंतु जुलाई 2022 तक में लगभग कितना हो गया, 40 से 50%। क्यों रूस से क्यों मिल रहा है, ये सस्ता तेल मिल रहा है। तो दोस्तों क्या हो रही है, सस्ता तेल मिल रहा है, अर्थात इसी को बोलते हैं हम ऊर्जा कूटनीति। ऊर्जा कूटनीति एनर्जी स्ट्रेटजी। क्योंकि इसके माध्यम से क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये मुद्दा था, इसमें ये खबर थी। और हालांकि रसिया से यूक्रेन बोल रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भारत ने एक ही बात दी कि भाई हमें तो हमारा सस्ता मिल रहा था, इसलिए डेफिनेटली वहीं से आयात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें एक खबर और आई है आपके यहाँ, अगर इसको देखें हम, तो एक तो है कि परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के डाटाबेस तक पहुँचा। यानी दोस्तों आपने एक चीज़ सुनी होगी, भारत ने एक TKDL नाम का एक इनिशिएटिव चलाया था, एक पहल चलाई थी TKDL। और TKDL पहल का क्या होती है, पहले सबसे पहले आप ये देखो क्या होती है ये। TKDL का मतलब है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन डिजिटल, यानी कि जो भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज है, भारत की जो परंपरागत ज्ञान है, भारत का परंपरागत ज्ञान है, आप लोगों को परंपरागत ज्ञान जैसे चरक संहिता, जैसे आयुर्वेद, ठीक है ना, इसके अलावा योग, तो ये जो परंपरागत ज्ञान है, इस परंपरागत ज्ञान को दोस्तों हम क्या करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। क्या करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। ये है हमारा इस पहल का मुख्य उद्देश्य। यानी कि TKDL एक क्या है, डेटाबेस है, और डेटाबेस क्या है, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से परंपरागत ज्ञान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करेंगे। इसका दोस्तों फायदा क्या होगा, फायदा एक तो दोस्तों इससे ये होगा कि अगर हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि भारत का बहुत सारा पहले से ज्ञान था, लेकिन भारत के पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उस ज्ञान के लिए भारत को पेटेंट नहीं मिल पाता था। आपने देखा होगा कई ऐसी जड़ी बूटियाँ, कई ऐसी तकनीक थी जो भारत के प्राचीन भारत के अंतर्गत पहले से थी, परंतु उन पर पेटेंट कोई और देश लेकर चला गया, क्योंकि उसका जो रिसोर्सेज है, उसका जो डेटा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक तो पेटेंट प्राप्ति में सहायता देगी,
क्योंकि दोस्तों यदि कोई चीज़ हमारे पास पहले से थी वो ज्ञान, और यदि उसका हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो उस डेटा के आधार पर हम उसका क्या ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। तो पेटेंट प्राप्ति में से क्या मिलेगा, सहायता। दूसरा, सूचनाओं की आसान पहुंच होगी, यानी कि हम कह सकते हैं ज्ञान की इसलिए TKDUL को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए इसको आगे बढ़ाने की पूरी बात की गई है और यही चीज़ बात चल रही है आगे कि हमें इसमें और ज़्यादा चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। ये खबर थी इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, रोहिंग्या के बारे में एक बार आप क्या करना है, आपका एक काम होगा कि रोहिंग्या है, इनके बारे में विकिपीडिया को एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, बस, ताकि आपके प्री के जो सवाल आ रहे हैं वो इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ मेंस के भी मिलेंगे तो इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए रोहिंग्या में से आपको क्या करना है, एक बार रोहिंग्या है इसमें से आपको विकिपीडिया को देख के इसकी पूरी डिटेल्स अच्छे से जानकारी करनी बस। इसके अलावा दोस्तों डिजी यात्रा ऐप के बारे में और देख लेना आप एक बार। डिजी यात्रा ऐप क्या है, ऐप को इसको भी आपको अच्छे से देख लेना दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हाल ही में एक खबर आई है, ये डेटा है, थोड़ा सा डेटा लिख लेना, डेटा कि अमेरिका की एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट दी है, अमेरिका की संस्था है इसने रिपोर्ट दी है, अमेरिका की संस्था का नाम है, अमेरिकी संस्था क्या नाम है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि हेल्थ इसने दी है। इस हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने एक बात बोली है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जहरीला शहर है, सबसे ज़्यादा जहाँ वायु प्रदूषित है वो पहले नंबर पर दिल्ली और दूसरे पे कोलकाता। अर्थात यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन वायु प्रदूषण को लेकर के आए तो आपको ये डेटा लिखना है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भारत में है, इसलिए वायु प्रदूषण के प्रावधानों को, वायु प्रदूषण को सुधारे तो भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। और इसको लिख सकते हैं हम, इसमें बोला गया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित क्या है, दिल्ली और दूसरा पे कोलकाता। तो इस फैक्ट को आपको यूज करना है वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो, ठीक है, वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो गया। इसके अलावा आपने एक चीज़ पढ़ी, ये इसके अलावा एक चीज़ और आ रही है दोस्तों कि हमारे यहाँ संविधान, एक खबर आई है आपको, अब जयपुर में दलित महिला के पेट्रोल डालकर जलाया और इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। तो दोस्तों राजस्थान में 2 घटनाएं हुई है जो दलित जाति पर हुए अत्याचार की बात करती है। तो जब तो दोस्तों यदि आपको नेशनल कमीशन और SC या आर्टिकल 17 या संवैधानिक मूल्यों की बात आए तो उस जगह आपको ये एग्जाम्पल के रूप में यूज करने हैं कि दलितों पर अभी भी अत्याचार, दलितों पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि नेशनल कमीशन जो SC कमीशन है पूरी तरह काम करने में सक्षम नहीं रहा क्योंकि अभी भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। और आपको एग्जाम्पल लिखना है, जयपुर में दलित महिलाओं पर पेट्रोल छिड़का, छिड़क कर मौत की, मार डाला, एक तो ये लिख सकते हैं। और दूसरा एक खबर पहले आई थी 2-3 दिन पहले, जालौर में एक टीचर ने जल का घड़ा या मटका होता है ना, जल का मटका छीने से उसको बुरा पीटा जिससे उसकी मौत हो। इन 2 घटनाओं के एग्जाम्पल को आपको यूज करना है कि ये बात सही है कि राजस्थान में अभी भी दलित बच्चे को ना तो वापस नहीं आए। ये राजस्थान की जालौर में आपने देखोगे दलित छात्र को शिक्षक के द्वारा पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। और इसलिए पिटाई की कि उस बच्चे ने गलती से, उस बच्चे ने जो टीचर का जो मटका था पानी पीने का उससे पानी पी लिया। तो ये इस बात का संकेत है कि हमारे संविधान को लागू हुए अब तक इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी भी पूरी तरह से अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई, अभी भी आर्टिकल 17 का पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी भी नेशनल कमीशन ऑफ SC पूरी तरह काम नहीं कर पाया। ये बात आपको अच्छे से लिखनी है इन 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से। इसके अलावा बाकी कोई खबर इसमें काम की है नहीं।
इसके अलावा दोस्तों यदि हम आगे बढ़े इसमें, तो जो खबर इसकी कम, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक आर्टिकल आया दैनिक जागरण में, इसको देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइम तो लेगा लेकिन ये आपकी GS2 के जो संघवाद वाला आपका टॉपिक है उसको पूरी तरह समाप्त कर देगा, तो इसलिए इसको देखते हैं हम सबसे बड़े। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हेडिंग क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। लेकिन दोस्तों प्रतिस्पर्धी संघवाद में जाने से पहले देखो ये पूरा है, इसको भी आपके साथ एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो आज एक एडिटोरियल आया इसमें बोली गई कि प्रतिस्पर्धी संघवाद की बढ़ती आवश्यकता, यानी कि जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसकी ज़रूरतें बढ़ रही है। तो हमें कई 3 चीज़ों पर इस पर ध्यान रखना है। पहले तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद की अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धी संघवाद की क्या बढ़ रही है कि बढ़ती आवश्यकता। तो दोस्तों इसमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि संघवाद क्या है, बेसिक से बिल्कुल संघवाद क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि सहकारी संघवाद क्या है, और तीसरा देखेंगे प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है, और चौथा देखेंगे कि नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धी संघवाद को स्थापित करने में कैसे रोल निभाया गया। इन 3। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि संघवाद क्या है। सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो ये रहेगा कि संघवाद क्या है। इसमें एक आपको समझना है संघवाद क्या है। दूसरा इसमें आपको समझना पड़ेगा सहकारी संघवाद क्या है, यानी कि पहले तो फेडरलिज्म, दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और तीसरा प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है। और इनको ना केवल समझेंगे बल्कि इनके हम एग्जाम्पल भी देंगे कि भारतीय संविधान में इनके कहाँ प्राविजन है, कहाँ पर इसका प्रावधान है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों संघवाद, तो संघवाद एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन। सबसे बड़ी बात संघवाद जो शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत संघ और उसकी इकाइयों, जो उसकी अंग इकाइयाँ होती है, जैसे भारत में संघ हो या केंद्र सरकार और इकाइयाँ हो गई स्टेट। अगर भारत के संदर्भ में देखा है तो भारत और इसके अंतर्गत इकाइयाँ होंगी जैसे यूपी, MP, छत्तीसगढ़। ये संघवाद का बहुत बड़ा चीज़ है, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसके आधार पर देखते हैं इसको कि क्या मामला था इस संघवाद को लेकर के है जो चल रहा है ये है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि संघवाद एक प्रणाली जिसमें मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और राज्य एवं संघ दोनों स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं, अर्थात PM और CM दोनों बराबर है, ना कि CM PM के अधीन। यही भारत की संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, या संघीय शासन की यही विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था को तो हम संघीय पॉलिटी में देखेंगे, लेकिन ये हमने यहाँ बेसिक से संघवाद को समझ लिया कि संघवाद का मतलब है कि 2 इकाई संघ और राज्य की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों मिलकर के जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों इस संघवाद की 2-3 परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले। तो अगर बात करें हम सहकारी संघवाद, अगर आपसे पूछा जाए सहकारी संघवाद क्या है और भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं, तो सबसे पहले सहकारी संघवाद, तो भारतीय संविधान को ग्रेनविल ऑस्टिन, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में राजस्थान राज्य वर्सेज संघ बाद में इसको स्वीकार किया। ध्यान रखना,
सुप्रीम कोर्ट खुद भी स्वीकार कर चुका है कि भारतीय संघवाद एक कोऑपरेटिव संघवाद है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में ग्रेनेल ऑस्टिन की बात को दोहराया, और ग्रेनेल ऑस्टिन ने बोला कि इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बात हुई थी इंडियन फेडरलिज्म या भारतीय संघीय व्यवस्था की बात। अब दोस्तों इसमें मामला क्या है, तो सहकारी संघवाद का मतलब क्या, पहले तो ये समझना है हमका, इसका मतलब क्या है, सहकारी संघवाद क्या है। अभी आप तक आपके समझ में आ गया कि सहकारी संघवाद की धारणा आई कहाँ से, तो ग्रेनेल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोला। ये बात इसमें बोली गई है, इस आर्टिकल के अंदर एडिटोरियल पार्ट में बोली गई है, ये स्पष्ट रूप से बात लिखी हुई है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ग्रेनेल ऑस्टिन के इस मामले की बात की थी। अब सहकारी संघवाद की यदि मैं दोस्तों बात करूं, दोस्तों आपको मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मैं किस तरीके से नोट्स बनाने उसी आधार पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इस तरीके से ही नोट्स पढ़ते हैं आप। मैंने इसमें फैक्ट भी ले लिया, मैंने एक एक चीज़ें भी इसमें कवर कर ली, तो सारे नोट्स इसी तरीके से बनते हैं दोस्तों। अब सहकारी संघवाद की यदि मैं बात करूँ तो सहकारी संघवाद क्या है, तो सहकारी संघवाद की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से सहकारी संघवाद में कि राज्य यानी कि संघ एवं राज्य सहयोग और समन्वय से लोगों के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि केंद्र राज्यों में दोनों में सहयोग होगा, वो किसी एक मंच पे आकर अपनी बातों की बात रखेंगे, उनको निपटाएंगे, और इसलिए और उनका चूँकि केंद्र है और राज्य दोनों का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जाए और व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिया जाए। यह है सहकारी संघवाद। अब आपसे पूछ जाए कि भारतीय संघवाद में भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रोविज़न है जो संविधान के प्रावधान जो सहकारी संघवाद को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसको एग्जाम्पल देखना है तो जीएसटी परिषद में आपको पता है कि स्टेट के भी रिप्रेजेंटेशन होता है और सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। जीएसटी परिषद के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जीएसटी परिषद कहाँ पर है, आर्टिकल 279A, ये आर्टिकल 279 में जीएसटी परिषद है। और आपको पता है जीएसटी परिषद में जो जिसमें इसमें राज्य प्लस संघ के दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो एक तो ये हो गया जीएसटी परिषद है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा दोस्तों आपने सुना होगा अंतर्राज्यीय परिषद, जो आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। तो इंटर स्टेट काउंसिल है जो संवैधानिक संस्था है, उसमें भी चूंकि राज्य और केंद्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, अपने विवादों का शांतिपूर्ण रूप से निपटान करते हैं, इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत ये किसका एग्जाम्पल है, अंतर्राज्यीय परिषद का। ये किसका है, सहकारी संघवाद का। दोस्तों कभी भी सहकारी संघवाद को लेकर क्वेश्चन आया तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में जीएसटी काउंसिल हुई, अंतर्राज्यीय परिषद हुई। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा क्षेत्रीय परिषद है, ये इसको 1956 के ये कब आई थी, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में क्षेत्रीय परिषद है, इसका गठन किया गया था। और दोस्तों जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ समझना है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले कौन से प्रोविजन है जो भारतीय संविधान में किए गए हैं। उसमें जीएसटी काउंसिल आ गई, उसमें इंटर स्टेट काउंसिल आ गई, उसमें रीजनल काउंसिल आ गई, जो भारत के किसको बढ़ावा देते। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपने नीति आयोग। इससे पहले दोस्तों योजना आयोग था, आपको पता है इससे पहले क्या था, योजना आयोग। लेकिन दोस्तों योजना आयोग है वो एकात्मक प्रवृत्ति का था। एकात्मक प्रवृत्ति कैसे कि योजना आयोग में जो सभी कर्मचारी, अधिकारी और जो प्रतिनिधि थे वो केवल किसके थे, संघ सरकार के थे, केंद्र के थे, इसलिए राज्यों की बातें वहाँ नहीं रखी जाती। परंतु वर्तमान समय में नीति आयोग को लाया गया है और नीति आयोग के अंतर्गत एक कार्यकारी परिषद होती है और एक क्षेत्रीय परिषद होती है, और इनमें राज्यों
एवं संघ दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल नीति आयोग भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। तो ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल है जो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भारतीय संविधान में मिला है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें संघ और राज्य दोनों सहयोग करके कानूनों का निर्माण करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये किस में आती है? आर्टिकल 248 में, नहीं 246 में। एक बार इसका आर्टिकल देखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो कोऑपरेटिव भारतीय संघ एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो आपको बिल्कुल उत्तर लिखना है। और इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का 1977 का डिसीजन और इसके अलावा आपको ग्रेनविल ऑस्टिन की बात कहते हुए लिखना है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान क्या है? एक संविधान है जो मुख्य रूप से केंद्र राज्यों सब सहयोग होकर के मिलकर काम करते हैं। और दोस्तों इसमें सहयोग कैसे होता है? इसमें सहयोग कैसे? तो सहयोग ऐसे दोस्तों कि क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे या स्थानीय मुद्दे होंगे उनमें तो राज्य काम करेगा, और जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उनमें संघ काम करेगा। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य मुख्य रूप से दोनों सहयोग करके, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति होती है ये जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सहयोग और समन्वय के माध्यम से संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है आपका सहकारी संघवाद। दोस्तों मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपके यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है दूसरा, प्रतिस्पर्धी संघवाद। यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की एक परिभाषा एक अमेरिका की संस्था ने दी है, उसको मैं दिखाता हूँ। इसमें दी हुई है ये बात। अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है लिबर्टी फाउंडेशन। आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हैं आपके क्वेश्चन में। लिबर्टी फाउंडेशन में इसकी परिभाषा दी है। लिबर्टी फाउंडेशन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है उसको देखो हम। ये लिबर्टी फाउंडेशन स्पष्ट रूप से बोला है कि किसी परिसंघ में, यानी कि किसी परिसंघ में जब राज्य नागरिकों की न्यूनतम लागत पर अधिकतम गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिस्पर्धी होते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं हम प्रतिस्पर्धी संघवाद। और दोस्तों वर्तमान समय में आपने एक चीज़ देखी होगी कि वर्तमान समय में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ता जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि शक्तियों का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा और राज्यों को स्वायत्तता होगी। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने दोस्तों देखा होगा तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसमें जो ये लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धी संघवाद में, तो इसमें नीति आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज आप देखते होंगे कि हर राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या हम कह सकते हैं गुजरात, ये सब राज्य एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। तो इस आधार पर भी मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ रहा है और नीति आयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती है। और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा? आपने देखा होगा जैसे शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। अब जैसे शिक्षा का गुणवत्ता सूचकांक जब नीति आयोग जारी करेगा और मान लो उसमें केरल बहुत आगे निकल गया, बिहार बहुत पीछे रह गया, तो जब बिहार राज्य की बदनामी होगी तो बिहार अपने आप कंपटीशन करेगा। इस आधार पर केरल का बिहार से जब कंपटीशन होगा तो बिहार के लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी सुधरेगी और इसी से दोस्तों आपका जो गुणवत्तापूर्ण जो लोगों का जीवन है वो सुधरेगा। इसलिए शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से आपने सुना होगा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ऐसे भी नीति आयोग जारी करता है, आपको पता है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल जल प्रबंधन सूचकांक। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सतत विकास SDG लक्ष्य, SDG इंडेक्स।
इसको भी कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और एसडीजी इंडेक्स में कौन राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, केरल अच्छे रैंक पाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार खराब रैंक पाते हैं। तो एक कंपटीशन होता है, उस राज्य पे दबाव बनता है और उस राज्य की सरकार फिर उनको लक्ष्यों को प्राप्ति करने में काम करती है। और इसके अलावा आपने तो और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो 2021-22 का जो 15वां वित्त आयोग ने एक बात बोली है कि अगर कोई राज्य यदि परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो उसको 0.5% बिजली सुधारों के लिए फंड दिया जा सकता है। ऑब्वियसली जो राज्य अच्छा काम करेगा उसको सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी फंड अच्छा दिया जाएगा। ये 15वें वित्त आयोग ने बात बोल दी और इससे डेफिनेटली कि राज्यों के बीच में भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो 15वें वित्त आयोग ने भी ये चीज़ें बोली है। इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कंपटीशन को बढ़ाने वाले कौन कौन से ऐसे प्रोविजन वर्तमान में हैं जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाते हैं, तो आप उसमें जीता जागता उदाहरण इसका दे सकते हैं। और इसलिए नीति आयोग भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम नीति आयोग को एक बार अच्छे से देखेंगे तो वहाँ आप और चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें यही बात बोली गई है पूरे इस आर्टिकल में कि किस तरीके से हम सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद और हमारे संघवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ती आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अब मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी संघवाद को हमें आगे बढ़ाना होगा और इससे हमारी आय है उसको भी गुणवत्तापूर्ण आय है उसका यूज अधिकतम किया जाए, इसके लिए भी प्रतिस्पर्धी संघवाद जरूरी है। तो इसके टॉपिक ये खत्म हो जाता है यहाँ तक। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट या छोटा सा दिया गया है, इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको हम ले लेते हैं। ये आपके काम आएगा, ये फैक्ट के रूप में काम आएगा, ज़्यादा और कुछ नहीं है। और फैक्ट क्या है? ये फैक्ट इसमें यह है दोस्तों कि वित्त वर्ष, ये फैक्ट ध्यान रखना, आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2021 में भारत का टेक्सटाइल निर्यात $43 अरब था। मतलब $43 अरब तक हो चुका है, जो पहले $33 अरब था। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा दोस्तों महानदी की जो बाढ़ है बहुत जल्द चल रही है, इसलिए आपको एक काम करना है, आपको महानदी को अच्छे से पढ़ना है। क्या काम करना है? महानदी को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। मेरा कहने वाला है दोस्तों कि करंट का मतलब ये नहीं कि कोई करंट की खबर देखने के बाद आप खत्म कर दें, उसको आपके बेसिक से जोड़ना है, इंटरलिंक करना है। और मुझे आशा है कि दोस्तों ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसको सही करें। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हैं, एक भारत चीन, आपको पता है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं भारत चीन और ये पाकिस्तान। और ये किसके माध्यम से करते हैं? ये संघाई जो सैन्य अभ्यास होता है वहाँ पर होता है। तो अभी इसको ज़्यादा छोड़ दो, इसको काम होने। इसके अलावा इसमें ये चीज़ें ज़्यादा अपने हर काम की है नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ हमारे को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, वह है महिलाओं को दे सम्मान। दोस्तों इसलिए हम एक दिन डिस्कशन करेंगे महिलाओं के मुद्दे पर। तो चूँकि प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी 15 अगस्त पर अनाउंसमेंट किया गया था कि हमें महिलाओं को सम्मान देना है, ये हमारा नारा होगा। और चूँकि वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति है वो महिला है, तो डेफिनेटली अगले 5 साल तक पूरा फोकस महिला सशक्तिकरण और बढ़ेगा। तो इसलिए आपको दोस्तों एक काम करना है, महिला को सम्मान दें। तो इसको लेकर के दोस्तों आपको महिलाओं को लेकर के जो मुद्दे हैं इसको लेकर के हम एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और ये बात बोलिए पीएम ने 15 अगस्त को, इसको इतना ध्यान रखना बस। इसके अलावा इस दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर हमारे खत्म हो गई। तो दोस्तों दैनिक जागरण की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ें थी वो हमने कवर किए, लेकिन कितने बड़े मुद्दे, कितनी चीज़ें आपको इसमें हमने कवर करके बताइए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और किस तरीके से इन चीज़ों को हमने आपके मेंस के टॉपिक से जोड़ा है, ठीक है ना दोस्तों दैनिक जागरण में पहले हम खबर देखते हैं। दैनिक जागरण में देखने के बाद हम द हिंदू की महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। तो दोस्तों ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई, ये आपके कोई काम की है ही नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको सबसे बड़ी बात है कि रोहिंग्या का इशू फिर बार बार आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों रोहिंग्या के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ इसमें अलावा कोई और खबर नहीं है। हाँ, अब एक खबर ज़्यादा आ रही है, मेक इंडिया नंबर 1। दोस्तों ये चूँकि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है कि भारत को दुनिया का सबसे देश बनाना है और इसी कैंपेन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों ये एक पॉलिटिकल रूप से तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि मेक इन इंडिया नंबर 1 का मतलब क्या है।
तो दोस्तों इसको लेकर के हो सकता है कि कभी भविष्य में यूपीएससी स्टेट पीसीएस आपसे ऐसे भी पूछ सकती है कि मेक इन इंडिया नंबर 1 क्या क्या है। तो ऐसे भी हो सकता है और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भारत को मेक इन इंडिया बनाने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सरकार का प्रयास क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसमें हमें समझना है पहले कि क्या है ये, फिर इसको कैसे करेंगे, कितना संभव है, प्रयास क्या है, ठीक है, और आप अपने सुझाव भी कैसे देंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के हम अलग से एक बार आपको निबंध का टॉपिक इसको देंगे, तो आप उसमें से देखें इसको किस तरीके से करना है। अभी जस्ट आपको समझना है कि मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी पॉलिटिकल न्यूज़ अलग है, आपको उसको स्किप करना है, जस्ट आपको इतना सा समझ लेना। इसके अलावा दोस्तों जब एक खबर हमको यहाँ और पढ़नी है कामाख्या टेम्पल के बारे में, तो दोस्तों कामाख्या टेम्पल थोड़ा हाईलाइटेड रहा है इस बार। तो कामाख्या टेम्पल के बारे में आपको पढ़ना है। पहली बात तो ये कहाँ पर दोस्तों, गुवाहाटी में, असम में। ये दूसरी बात क्या है, ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। और तीसरी बात यह है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। मैंने भी अभी रिसेंटली इसको देखा था दोस्तों। बहुत मंदिर ज़बरदस्त है। ये मंदिर में बहुत, एक तो यह है कि कंजेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको अंदर जाना पड़ता है और मतलब बहुत काफ़ी लंबी लाइन होती है। यदि आप वीआईपी एंट्री करेंगे तभी जाकर के आपको जल्दी मिल सकता है, अदरवाइज नॉर्मल एंट्री के माध्यम से इसमें आपको लोग सुबह 3 बजे जाते हैं, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जाते हैं और शाम को 3 बजे तक उनका नंबर आता है। तो लोग भूखे प्यासे इसमें लाइन में लगते हैं, तब जाकर के इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो ये मंदिर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस मंदिर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है एक बार, क्योंकि इसको लेकर के क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एससी कमीशन की अगर कोई कमी लिखनी हो तो आप कहाँ से लिख सकते हैं। तो एससी कमीशन की एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं कि एससी जो कमीशन है उसकी बातों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसका एग्जांपल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने खुद एससी कमीशन द्वारा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई एससी कैटेगरी के लिए भी जो बात थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीन और ताइवान का जो इशू चल रहा है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसी को लेकर के एक एडिटोरियल पार्ट दिया गया है। तो इस मुद्दे को हम देखते हैं। सबसे पहले ये मुद्दा आखिरकार क्या है। दोस्तों चीन और ताइवान का जो इशू चल रहा है और अभी यूएसए को लेकर के इसमें चीज़ें चल रही है, आखिरकार ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा तो खैर बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये मामला संक्षिप्त में समझते हैं हम, और ये हमारे आईआर से जुड़ा हुआ पहलू हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों ताइवान की आपको अगर लोकेशन देखेंगे, ताइवान की, यदि हम ताइवान की, तो यदि ताइवान की आप लोकेशन देखेंगे तो ताइवान, ये ताइवान है दोस्तों, और इंडियन ओशन, ये इधर इंडियन ओशन है पूरा, सॉरी इस उसमें हिंद महासागर में, सॉरी वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है ये। और इसमें एक चीज़ आपको देखी होगी कि ये ताइवान इतना सा एक आइलैंड पे बसा हुआ है। इधर ये चाइना है दोस्तों, ये बीच में इनके ताइवांग स्टेट है और इसकी डिस्टेंस लगभग वो 180 किलोमीटर है, लगभग इसकी 180 किलोमीटर है। और ताइवान की जो स्थिति बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके दक्षिण में चीन सागर है, उत्तर में भी ईस्ट चीन सागर है, इधर इसके पूर्व की साइड, सॉरी इसके पश्चिम की साइड चाइना है, और इधर आपको पता है कि इधर ये हिंद प्रशांत महासागर है, और इधर यहाँ पर भी इसमें इसके जस्ट जब प्रशांत महासागर आप क्रॉस करेंगे तो उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आएंगे। तो ताइवान की लोकेशन चाइना के बहुत नज़दीक है और चाइना का ही एक पार्ट माना जाता था। और ताइवान वर्तमान समय में एक स्वायत्त है और ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट मानता है और बोलता है कि ताइवान अलग नहीं है, ताइवान उसी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो चाइना की अगर बात करें, चाइना में है साम्यवादी शासन और ताइवान में है लोकतांत्रिक शासन, दोनों मंत्र हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि चाइना और ताइवान की जो विचारधारा है दोनों की अलग अलग है और शासन प्रणाली की दोनों भी अलग अलग है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ताइवान का मामला आया कहाँ से। दोस्तों क्या हुआ था कि आपको सुना होगा 1800, अगर बात करें ये लिखा हुआ है 1839 और 42 के बीच में अफीम युद्ध हुए थे। अफीम युद्ध तक ये ताइवान किसके पास था, चाइना का ही एक पार्ट था। लेकिन अफीम युद्धों के बाद क्या हुआ, ये ताइवान से कम्युनिस्ट पार्टी है उसका शासन चला गया, ठीक है। और तब से लेकर के
ताइवान आज तक इसके पार्ट में नहीं आया। 1949 में भी जब ये पार्टी बनी, 1949 में आपको पता है कि जब साम्यवादी पार्टी बनी, चीनी क्रांति हुई 1949 में। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी इसको हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे। चीनी क्रांति बनी, तो उस चीनी क्रांति के अंतर्गत जो संन्यात सेन सुना होगा आपने, संन्यात सेन है, और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है संन्यात सेन और एक संन्यात सेन है, और ये लोग हैं, ये भाग कर यहाँ गए, ताइवान में आ गए। ताइवान में तो इसलिए ये लोग कौन से थे, ये मुख्य रूप से स्वतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक वाले थे, एक तरह से कंजर्वेटिव टाइप में नहीं थे। तो उसको लेकर के ताइवान एक वहाँ से मुद्दा बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें पूरी कहानी वर्तमान में ये आ रही है कि जो ताइवान है उस पर अमेरिका चाहता है कि ताइवान एक स्वायत्त रहे और स्वतंत्र रहे, और अमेरिका इस ताइवान को सपोर्ट करता है, डिफेंस करता है। लेकिन चीन को पता है कि चीन का उद्देश्य आपको पता है कि विश्व शक्ति बनना है, और कोई भी देश तब तक विश्व शक्ति नहीं बन सकता जब तक वो पड़ोसी क्षेत्र में अपना वर्चस्व नहीं जमा पाए। अमेरिका है तो अमेरिका ने जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में अपनी सुपरमेसी स्थापित की, तब जाके महाशक्ति बना। रसिया है तो उसने भी मुख्य रूप से आपने देखा होगा यूरोप के पूर्वी पार्टों पर अपना महाशक्ति स्थापित की। तो इसलिए ताइवान को लेकर के वर्तमान समय में कुछ अमेरिका और चीन मुख्य इसमें लड़ाई का जोर है, और इसमें इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने पॉइंट बनाया किसको, ताइवान को। तो दोस्तों मैं यहाँ इसलिए डिटेल से नहीं बता रहा इस टॉपिक को, क्योंकि मैं ताइवान, हांगकांग, इंडिया, यूएसए और चीन, इन तीनों को कोरिलेट करते हुए एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको इससे अच्छे से बताऊँगा। इसलिए यहाँ हम इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये भी ज़्यादा इसमें है नहीं काम का आपके, तो इस एडिटोरियल को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये प्रीवियस वाला फिर वही बात आ गई इसमें भी, द हिंदू में भी। तो दोस्तों द हिंदू में भी थोड़ा बहुत जो अंतर है दैनिक जागरण से, वो एक जगह मिल सकते हैं आपको बस एडिटोरियल पार्ट में, बाकी खबर तो दोनों जगह सेम रहती है। इसलिए मेरा कोई दोस्त अगर कोई द हिंदू पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसको लगता है कि थोड़ी दिक्कतें आती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो द हिंदू स्किप कर सकता है। बट दोस्तों मैं द हिंदू पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी तो थोड़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप पढ़ो। तो ये जो आर्टिकल है ताइवान को लेकर के 50 आर्टिकल आने दो, मैं आपको एक दिन एक मुद्दा ताइवान को लेकर समझाऊंगा, आपके सारे आर्टिकल उसी में समझ में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा बार बार जो खबर आ रही है उसको ज़्यादा एक बार थोड़ा सा अगर आप में समझ में आ रहा है तो आप पढ़ते जाओ, उसके नोट्स मत बनाओ, जस्ट उसमें से एक समरी देखो कि हाँ कोई काम की चीज़ आई है तो देख लो, अदरवाइज उसको स्किप कर दो। तो ये जो ताइवान का इशू है इसको लेकर के हम अलग स्पेशल जो वीडियो आते हैं हमारे, उस स्पेशल वीडियो में हम इसको लेके आएंगे, तो इसको यहाँ हम कवर नहीं कर रहे। और इसी के साथ द हिंदू में से भी ज़्यादातर चीज़ें खबर हो गई, समाप्त हो गई है। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ताइवान की लोकेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना इस बार, क्योंकि इसको लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 18 अगस्त का जो अखबार है द हिंदू और दैनिक जागरण है वो मोस्टली समाप्त हो गए हैं। और अब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि ये मेरे लिए मैं भी इसी तरीके से नोट्स बना रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप भी नोट्स बनाएं कि किस तरीके से अखबार में से चीज़ें कवर की जाती है और एक छोटी सी चीज़ से कितनी बड़ी बड़ी सी चीज़ हम कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाभ करें, लाइक करें। और दोस्तों हमारी जो महासीरीज चल रही है 1 सितंबर से आपको रेगुलर टाइम टू टाइम दिन में 3 से 3 या 4 वीडियो आपको डेली अपलोड होंगे, और उसमें आपकी होलिस्टिक तैयारी कराई जाएगी, बेसिक के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारा पूरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी करें। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचना कि सर इतना ज़्यादा विस्तार से चीज़ें बता रहे हैं, इतना ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें बता रहे हैं, वो कुछ नहीं दोस्तों। देखो प्री की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन जब मेंस की यदि आपकी कोई एग्जाम की तैयारी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है प्री की करने से। इसलिए दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इग्नोरेंस में नहीं आनी चाहिए, और इसी उद्देश्य से हम ये चीज़ें पूरी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।